आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग जानेंगे समुद्रगुप्त में। कहता है समुद्रगुप्त का सबसे प्रभावशाली शासक था। इसके बारे में राजकवि हरिसेन द्वारा लिखित एक प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। इसे प्राग प्रशस्ति कहते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के बारे में एरन अभिलेख, मध्य प्रदेश, विभिन्न प्रकार के सिक्कों से जानकारी मिलती है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एरन का अभिलेख, बिना बजाते हुए समुद्रगुप्त के सिक्के। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर गुप्त वंशावली, यहाँ जो है आपका देख सकते हैं गुप्त वंशावली दिया हुआ है। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, यानी कि जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं ना खानदान वंश, वही है किसका? गुप्त वंश का। ठीक है, यहाँ पर देखिए। उसके बाद है चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है, तो चलिए अब जो है प्राग के अनुसार जो था परिस्थिति में क्या था देख सकते हैं। समुद्रगुप्त ने आर्य शासकों पर पराजित कर सीधा अपने नियंत्रण में लिया और इस क्षेत्र के 9 शासकों को इन्होंने पराजित किया, 9 शासकों को हराया। दूसरा है दक्षिण के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित कर समर्पण करने के लिए बाध्य किया। हालांकि इस राज्य को पुनः स्वतंत्र कर दिया, फिर से उसको छोड़ दिया, स्वतंत्र कर दिया। ठीक ना। इनके द्वारा कर के रूप में निश्चित उपहार लिया जाता था, जो टैक्स के रूप में लिया जाता था वो उपहार लिया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है वन क्षेत्र के राजा को आटकी प्रदेशों के राज के रूप में जाना जाता है। इनके क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर के मध्य प्रदेश के जबलपुर तक था और इनके राजाओं संबंध कबीले के समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और इनके सेवक परिचारक का दर्जा प्रदान किया। इसके साथ समुद्रगुप्त नरम व्यवहार करता था। अगर किसी को अपने अधीन कर लिया तो भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था, बढ़िया से पेश आता था। भारत के सीमावर्ती राज्यों से उपहार राजनिष्ठा का प्रमाण देकर समुद्रगुप्त ने सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा। इन राज्यों में पूर्व की ओर कामरूप, असम, बंगाल, कुछ भाग नेपाल, उत्तर पश्चिम की मालवा, अर्जियन, गंभीर आदि कई गण शामिल थे। ठीक ना, ये सभी जो है ना क्या था? शामिल था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जो है इन्होंने धीरे धीरे हर जगह पे संयम सूचक के साथ जो है ना पूरा भारत पर जो है ना ये जो है अपना प्रभाव जमाना चाहा और धीरे धीरे इसका दिमाग में था कि पूरे भारत पर हम नियंत्रण करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है संपूर्ण भारत पर सीधा नियंत्रण करना आसान था? नहीं, बिल्कुल नहीं आसान था। अब चलिए हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहता है समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर इसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना और इसने शक आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा की थी। शक आक्रमणकारियों से इसने साम्राज्य की रक्षा की थी। कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गद्दी पर इस तरह अधिकार किया गया। शकों के द्वारा जब साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न किया गया तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने का निश्चय किया, क्योंकि शकाधिपति ध्रुव देवी की सुंदरता पर आसक्त हो गए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की कायरता का काफ़ी क्षुब्ध था। इसने ध्रुव देवी के वेश धारण कर शक शिविर गया और शकाधिपति की हत्या कर दी। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की भी हत्या कर दी और गद्दी पर काबिज होकर के ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। यानी कि ये जो था ना उसके मोह में आ गया था, प्यार के चक्कर में आ गया था। ठीक ना। दिल्ली के महरौली स्थित लौह स्तंभ चंद्र नाम के जिस शासक का उल्लेख मिलता है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय के समझा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय समझा जाता था इसको। इस लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को एक वीर राजा के रूप में याद किया गया जिसने पूर्व में बंगाल और पश्चिम में बलूचिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया धीरे धीरे, और इसने पश्चिमी भारत को पुनः अभियान चला करके समुद्रगुप्त के बाद, यहाँ पर देखिए दिल्ली स्थित महरौली वाला देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए यही है
दिल्ली महरौली स्थित लौह स्तंभ जो, ठीक है। कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय का समय शक्ति और समृद्धि का सूचक था। इसने पहले अभियान में पश्चिमी भारत, मालवा, गुजरात एवं सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त की। इस विजय के फलस्वरूप खंभात एवं सोपारा के बंदरगाह गुप्तों के नियंत्रण में आए। ये जो है बंदरगाह क्या हुए, गुप्तों के नियंत्रण में आ गए, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से की, जिसके कारण राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से बहुत प्रभावशाली हो गया। पश्चिमी नकब क्षेत्र रुद्रसिम्हा तृतीय को इसने 359 में पराजित किया तथा बंगाल में भी जीता। पहले देखिए क्या होता था, जिससे देख रहा था कि भाई नहीं जीत पाएंगे, उसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता था। कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। चीनी यात्री फहियान इसी के समय में भारत है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछा जाता है। हम तो इसको हाईलाइट कर दिए हैं। अगर आप लोग नोटबुक बनाते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट ले करके अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशों से भी व्यापार संबंध स्थापित किए और बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के भी जारी किए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही सोने का सिक्का काफ़ी मात्रा में जारी किया गया, ठीक है, और इसी को विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य का विस्तार का मानचित्र है, देख सकते हैं आप, ठीक है। बढ़िए, अब हम लोग अध्ययन करेंगे कुमारगुप्त के बारे में। कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कुमार गुप्त शासक बना और इसके शासनकाल में शिक्षा के केंद्र महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना हुई। याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त का शासनकाल अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन अंतिम समय में इसे पुष्यमित्रों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम फिर से आपको बता रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना और इसके शासनकाल में ही शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा आप लोग, नालंदा महाविहार की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब हम लोग स्कंदगुप्त के बारे में जानेंगे। कहता है कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। जब वह पुष्यमित्रों को पराजित यानी कि हरा करके लौटा तो पिता की मृत्यु का समाचार मिला। उसी समय उत्तर पश्चिम प्रांतों से हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। हुन जो है ना आक्रमण करना शुरू कर दिया था, ठीक ना। इसने हुनों को भी पराजित किया और शकाधित्य की उपाधि यानी कि जो हुन आक्रमण कर रहे थे उसको इन्होंने क्या किया, हरा दिया। हुन को भी हरा दिया और शकाधिपत्य की धारण किया। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासक हुनों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सका और साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और हुनों के लगातार आक्रमण के कारण गुप्त शासक अपने विस्तृत साम्राज्य को संगठित नहीं रख सके और अंततः इसका पतन हो गया। हुनों के आक्रमण से क्या हुआ, स्कंदगुप्त जो शासन कर रहे थे उसका पतन हो गया। कहता है पुष्यमित्र कौन थे, कहाँ के थे, इस संबंध में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। शायद यह नर्मदा नदी के किनारे बसे थे, यानी कि इसका पूर्ण रूप से जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब देखिए हुन के बारे में जानिए। कहता है हुनों का साम्राज्य पारसिया के खोतान तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी। प्रथम हुन शासक जिसने भारत की ओर रुख किया वह तोरमन था। चीनी यात्री कहते हैं कि इसका पुत्र मिहिर कुल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का भाव रखता था। इसका जो पुत्र था वो बौद्ध धर्म से नफरत करता था, बौद्ध धर्म को उतना उन्हें मानता था, उससे घृणा करता था। इसने कई बौद्ध भिक्षुकों की हत्या कर दी और अनेक बौद्ध विहार नष्ट किए। यह संभवतः शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि शैव धर्म को मानता था, ठीक ना। किस धर्म को मानता था, शैव धर्म को, और बौद्ध धर्म से नफरत करता था, घृणा करता था। कहता है गुप्तों का प्रशासन कैसा था। अब हम लोग जो है ना गुप्त के प्रशासन के बारे में जानेंगे कि उसका प्रशासन कैसा था।
गुप्तों ने एक प्रभावशाली शासन तंत्र की स्थापना की। इन्होंने आर्थिक संपन्नता एवं सैनिक ताकत के बल पर समूचे उत्तर भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। शासन का प्रधान राजा था, जो प्रजा को सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के लिए धर्म को भी संरक्षण देता था। उसकी सहायता के लिए मंत्री और अमात्य अधिकारी होते थे, यानी कि जो उसकी सहायता करते थे, राजा की सहायता करते थे, उसके लिए मंत्री और अमात्य अधिकारी होते थे। राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत लगान था, ठीक ना, लगान वसूलते थे। राज्य की समस्त भूमि राजा की संपत्ति मानी जाती थी, अतः उपज का 1/3 भाग उसका अधिकार था और यही लगान की राशि थी, ठीक ना, 1/3 भाग। यानी कि अगर आप 20 कट्ठा जो है ना, क्या कहते हैं 20 कट्ठा का अगर आपका ज़मीन है तो 3 कट्ठा उसका उपजाऊ का ले लेता था। राजा का अधिकारियों भूमि प्रदान की जाती थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने कई पराजित राजाओं को उनके क्षेत्र लौटाकर उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया। कर देने वाले या शासक भूस्वामी और सामंत कहलाते थे। जो टैक्स देते थे, लगान देते थे, उसको भूस्वामी या सामंत कहलाता था, ठीक है। अतः मौर्य शासकों के केंद्रीकृत प्रशासन के विरुद्ध गुप्तों का शासन सामंती और विकेंद्रीकरण स्वरूप था और आगे चलकर यह साम्राज्य के पतन का कारण भी बना। साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई देश कहा जाता था, दूसरी प्रादेशिक इकाई को भुक्ति कहा जाता था। उस समय मगध का उल्लेख भुक्ति के रूप में मिलता था। भुक्ति के पदाधिकारी उपकारी कहलाते थे। इसके नीचे इकाई संभवतः जिले के रूप में थी, जिसके पदाधिकारी विषयापति कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। सबसे छोटा जो इकाई होता था उसको ग्राम कहते थे। क्या कहते थे? ग्राम कहते थे, याद रखिएगा। सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहते थे। हम लोग भी अभी जो है ना, सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम पंचायत को ही कहते हैं, निचले स्तर को कहते हैं। अब चलिए, कुमार मारत्य जो है ना प्रदेश का गवर्नर, महासिद्धिविग्रह युद्ध एवं शांति का मंत्री, महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश, जो दंड देते थे, सजा देते थे, उसको महादंडनायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महादंडनायक, ठीक है, याद रखिएगा, महादंडनायक। तथा प्रशासन में नगर श्रेष्ठ, शहर के बैंकर या शहरी व्यापारी, सार्थवाही यानी व्यापारियों के काफिले के नेता प्रथम कुलिक होते थे एवं शिल्पकार कास्थ होते थे। ग्राम का प्रधान ग्रामी कहलाता था, जिसका चुनाव ग्राम समिति के लोग करते थे। पहले होता था कॉमरेड प्रधान, ठीक है। नगरपति शहर के प्रशासन का प्रधान होता था। जो नगरपति होता था वो शहर के प्रशासन का प्रधान होता था, उसका बात मानता था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्हें भी जाने। कहता गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में 4 राज्य काफ़ी शक्तिशाली स्थिति में हुए। मान लीजिए कोई भी चीज़ का पतन होता है तो कोई भी चीज़ का उत्थान होता है, ये तो प्रकृति का नियम है। मगध के गुप्त, इसका गुप्त वंश से कोई संबंध नहीं था। कन्नौज के मोखरी, थानेश्वर के पुष्यभूति एवं पूर्व में उल्लिखित पुष्यभूति से इनका कोई संबंध नहीं था। और वल्लभी का मैत्रक, ये 4 गो शक्तिशाली जो है ना राज्य उभर करके आया। किसके पतन के बाद? गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हर्ष के उत्थान में आया था। अब हम लोग इस जगह से हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। मैं पुनः बता रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, विजिट कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। कहता गुप्त हर्षवर्धन, कहता गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यमित्र वंश शक्तिशाली अवस्था में रहा और इनकी राजधानी थानेश्वर थी और इनका पहला महत्वपूर्ण शासन प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन का राज्यारोहण 606 में संकटपूर्ण परिस्थिति में हुआ, जब बंगाल के शासक शशांक पुष्यमित्र वंश को कमजोर कर दिया, परंतु हर्ष ने अपनी प्रतिभा से इस वंश को मजबूत और स्थिर बनाया। इसने सफल सैनिक अभियान द्वारा पंजाब से बंगाल तक साम्राज्य विस्तार किया और कुछ इतिहासकार के अनुसार कामरूप कश्मीर के शासक उसकी अधीनता को स्वीकार किया, यानी कि उसके अधीन हो गया, अधीनता को स्वीकार किया। कहता है कुछ इतिहास के अनुसार, इतिहासकार जो थे वो बताते हैं कि असम से कश्मीर तक की शासक को उसको अधिकार स्वीकार किया और हर्ष ने नर्मदा नदी के दक्षिण साम्राज्य विस्तार करना चाहा, लेकिन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन सिंधुत्त ने उसे पराजित कर दिया। इन्होंने सोचा था कि हम नर्मदा नदी के आसपास भी अपना शासन को स्थापित कर देंगे, लेकिन
चालुक्य वंश के जो शासक थे पुलकेशिन दूत, याद रखिएगा, उन्होंने इसको पराजित कर दिया, हरा दिया। इन्हें भी जानो। कहता है हर्ष के संदर्भ में हमें उसके राज कवि बौन भट्ट की कृति हर्षचरित, मधुबन, बासखेरा और संजना ताम्रपत्र लेख एवं ह्वेनसांग के यात्रा के वृत्तांत आदि से जानकारी मिलती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप देने जाते हैं तो यही सब किताब से रहता है, ठीक ना। इसीलिए आप लोग अधिक से अधिक एनसीईआरटी और एससीईआरटी को जो है ना 6 से लेकर के 12 तक पढ़ लीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन यहीं से रहता है। देखिए दिया हुआ है हर्ष के संदर्भ में उसकी राजकवि, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजकवि कौन है? बाण भट्ट। और इसकी कृति है हर्षचरित, मधुबन, बांसखेड़ा और संजान ताम्रपत्र लेख। और इसी में ह्वेनसांग के यात्रा के बारे में मिलती है। आपको ऐसे पूछेगा ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्ष का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था। हर्षवर्धन का जो झुकाव था वो बौद्ध धर्म की तरह, लेकिन वह अन्य धर्मावलंबियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। झुकाव तो बौद्ध धर्म की तरफ था, लेकिन दूसरे धर्म को भी अच्छा मानते थे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। इसने कई स्तूप, बौद्ध विहार एवं कुछ अस्पतालों का भी निर्माण करवाया, ठीक ना। तथा इसने कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन 643 ईसा पूर्व करवाया। इसमें लगभग 20 राजाओं सहित हजारों तीर्थयात्री एवं विद्वान शामिल हुए। ह्वेनसांग इस सभा की मुख्य अतिथि थी। याद रखिएगा, ह्वेनसांग जो था, जो कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगति हुआ, उसका मुख्य अतिथि था। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ? वहाँ अराजकता फैल गया। क्या फैल गया? अराजकता। क्या आप जानते हैं ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने हर्ष के साम्राज्य का भ्रमण किया था। इसने हर्ष के प्रशासन एवं आम लोगों के जीवन का विस्तृत वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। हर्ष को ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म का महान उपासक बताया, लेकिन वह शिव और सूर्य का भी उपासक था। याद रखिएगा, ह्वेनसांग जो थे एक चीनी यात्री थे और ये हर्ष के साम्राज्य में भ्रमण करने आया था, घूमने आया था, ठीक ना। और हर्षवर्धन ही लिखा था, ह्वेनसांग ही लिखा था हर्षवर्धन के शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में। याद रखिएगा, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। ये देखिए हर्षवर्धन का साम्राज्य मानचित्र में। अब हम लोग पढ़ेंगे पल्लव एवं चालुक्य। कहता है जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तो 200 वर्षों तक उत्तर भारत में हर्ष को छोड़ करके कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं हुआ। 200 वर्षों तक, सोच करके देखिए, ठीक ना, 200 वर्षों तक। इस काल के राजनीतिक गतिविधियों में केंद्र में दक्षिण भारत के 2 प्रमुख राजवंश वातापी के चालुक्य और कांची के पल्लव हुए। अब चलिए सबसे पहले हम लोग वातापी के चालुक्य के बारे में जानते हैं। कहता है इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा पुलकेशिन प्रथम था और पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान राजा था। 611 ईसा में पुलकेशिन द्वितीय ने गद्दी पर बैठने के साथ साथ ही आंतरिक समस्याओं का सामना किया। इन समस्याओं से निपटने के लिए कदम, गंग, कोंकण, मौर्य ने अपनी अधीनता को स्वीकार किया। यानी कि उसको जो है ना, यहाँ पर देखिए, कदम, गंग, कोंकण, मौर्य को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, यानी कि उसके अधीन रहना स्वीकार किया। और इसके बाद इसने पुरी, मालवा और गुजरात के राजा को भी पराजित कर अपने अधीन कर लिया। पुलकेशिन की सबसे बड़ी विजय हर्ष के विरुद्ध थी, जो दक्षिण की ओर साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। हर्ष पर विजय के बाद उत्तरापस्थी उपाधि की धारण की और पुलकेशिन द्वितीय अब कांचीपुर, कांची के पल्लवों को भी जीतना चाहता था। इस समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन था। उस समय जो है पल्लव का शासन नरसिंह वर्मन था। कौन था? नरसिंह वर्मन, याद रखिए, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय को ही हरा दिया। कौन? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ने वातापी, बादामी, आंध्र प्रदेश को भी जीता और पुलकेशिन द्वितीय युद्ध करते हुए मारा गया। पुलकेशिन द्वितीय जो है युद्ध कर रहा था, उसी में वह मारा गया। इन्हें भी जानिए। परमेश्वर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों एवं साहित्य स्रोतों से प्राप्त होती है। इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल अभिलेख से हर्ष पर विजय के संदर्भ में जानकारी मिलती है। उस समय तो वही था, अभिलेख से ही जानकारी मिलता था, पहाड़ खुदा करके, पत्थर को उकेर करके
ठीक है, चलिए हम लोग जो है पल्लव के बारे में जानते हैं। पुनः आपको आज जो है होली है, होली की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में रंग और खुशियां इसी तरह से भरी रहे, यही कामना करेंगे। दक्षिण भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में पल्लवों का विशेष स्थान है। उन्होंने 6वीं सदी में अपनी राजधानी कांचीपुरम में स्थापित किया और इनका प्रभुत्व तमिल क्षेत्र के उत्तरी भाग 9वीं सदी तक कायम रहा। ठीक है ना, याद रखिएगा 9वीं सदी तक। और दक्षिण में चोलों और पांड्यों के साथ इनका सदैव संघर्ष होते रहा। ठीक ना, संघर्ष लगातार होते रहता था। यहाँ पर देखिए पल्लव एवं चालुक्य भारत का मानचित्र यहाँ है। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बनाते जाइएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। पल्लवों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ, जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित किया था। महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन एक महान योद्धा था। इसने अपने पिता का पराजय का बदला लिया और पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर इसे वातापी कोंड की उपाधि धारण की। इन्होंने जो है पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया और इसे वातापी कोंड की उपाधि धारण किया। रथ मंदिर देख लीजिए आप लोग, यह है रथ मंदिर। ठीक है, उस समय का। तथा पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि। पल्लवों को द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पल्लवकालीन वास्तुकला के उदाहरण की राजधानी कांचीपुरम महाबलीपुरम में पाए जाते हैं और पल्लवों ने वास्तुकला को काष्ठ और कांद्र कला में मुक्त किया। इनके समय में मंदिर निर्माण की 4 शैलियों का विकास हुआ। इनमें रथ शैली के मंदिर एवं महाबलीपुरम में बने जो देखने योग्य है पल्लवों की संस्कृति में। ठीक है ना, ये देखिए कैलाश मंदिर भी कहता है। इन रथ शैली के मंदिर में महाबलीपुरे बने हैं जो देखने में रथ तरह लगते हैं। अन्य शैलियों में तटीय मंदिर और कांची के कैलाश मंदिर स्थित है, जो स्थापत्य कला का असाधारण नमूना है। देख सकते हैं कैलाश मंदिर। अब इन्हें भी जानिए। तथा काष्ठ कला मंदिर निर्माण का वास्तुकला के विविध रूपों में लकड़ी के प्रयोग की प्रधानता रहती थी। यानी कि उस समय जो है ना लकड़ी का प्रधानता रहता था, ज़्यादातर जो है ना लकड़ी का इस्तेमाल होता था। कहता है इस कला में मंदिरों की दीवार, बीम एवं छत के निर्माण में लकड़ी को अलंकृत करके इस्तेमाल किया जाता था। द्रविड़ शैली। कहता है द्रविड़ शैली में मंदिर दक्षिण भारत के कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। इसमें मंदिर का आधार आयताकार और शिखर का गर्भगृह ऊपर अनेक खंडों में बना होता है। ठीक है, ऊपर का प्रत्येक खंड क्रमशः अपने नीचे के खंड से छोटा है और शीर्ष भाग में गुंबद के आकार का कई स्तूपिकाएं होती है। आगे चलकर मंदिर के साथ साथ स्तंभ युक्त मंडप, ग्वालियर, गलियारा एवं गोपुरम यानी कि जो प्रवेश करते हैं प्रवेश द्वार सब बनाया गया। पल्लवों ने संस्कृत एवं तमिल भाषा का संरक्षण प्रदान किया। जो पल्लव थे उन्होंने संस्कृत और तमिल भाषा का क्या किया, संरक्षण दिया। ठीक ना, याद रखिएगा, संरक्षण दिया। और महेंद्र वर्मन स्वयं एक महान विद्वान थे। पल्लवों के समय वैष्णव संत भगवान विष्णु की आस्था रखने वाले वैष्णव संत शिव भक्त को सम्मान प्रदान किया गया, सम्मान देते थे। आगे चलकर दक्षिण भारत में चोलों पल्लवों का दक्षिण पथ पर चालुक्य वंश का राष्ट्रकूटों ने ले लिया। दक्षिण भारत राज्यों में स्थानीय स्वशासन जो है, ऐतिहासिक स्रोतों से स्थानीय स्वशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ग्रामीण स्तर पर 3 तरह के संगठन थे, उर, सभा एवं नगरम। उर के सदस्य सामान्यतः प्रभावशाली व्यक्ति होते, जिन्हें ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन भी कहा जाता था। ब्राह्मणवाद उस समय भी था। सभा कई उप समितियों में व्यक्ति जिनका कोई सिंचाई का साधन विकसित करना और खेती बाड़ी में जुड़े विभिन्न कामों को देखना, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर का निर्माण, शिक्षण संस्थान, बाजार व्यवस्था का मुख्य कार्य। नगरम व्यापारियों का संगठन था। जो नगर था वो व्यापारी का संगठन था, वहाँ पर व्यापार होता था। इस पर शक्तिशाली भूस्वामियों व्यापारियों का नियंत्रण था और ये संस्था आगे शताब्दियों में शक्तिशाली होती जा रही थी, यानी धीरे धीरे डेवलपिंग होते जा रहा था। अब चलिए हम लोग नालंदा महाविहार के बारे में जानते हैं। कहता है कि जिस समय जो है ना ज्ञान पर धर्म और कर्म पर अंधविश्वास का प्रभाव बढ़ गया था, इसी परिस्थिति में नालंदा, विक्रमशिला एवं उदंतपुरी बिहार शरीफ में शिक्षण संस्थानों की स्थापना। इसमें नालंदा महाविहार विशेष स्थान धारण करता है। जिस समय
जो है ना क्या हो रहा था, लोगों का दिमाग ज्ञान बुद्धि ब्राह्मणों और मंदिरों तक ही सीमित था। उस समय जो है ना ज्ञान की बात आया। ये देखिए नालंदा विश्वविद्यालय। कहता नालंदा विश्वविद्यालय, कहता नालंदा दक्षिण बिहार में राजगिरी के निकट स्थित है। इसके अवशेष मुख्य भवन के अतिरिक्त बरगांव बेगमपुर आदि गांवों में दूर दूर तक बिखरे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी मुख्य स्रोत ह्वेनसांग का विवरण एवं इसके अवशेष आज भी विद्यमान है। हित्सिंग ने भी 10 वर्ष बिताए हैं नालंदा में। हित्सिंग भी आए थे। चीनी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि यहाँ हजारों संख्या में शिक्षक और छात्र रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की आय का मुख्य स्रोत अनुदान था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो जो है ना गांव सब जो था ना वो अनुदान देते थे। लगभग 200 गांव थे अनुदान में, ठीक ना, देते थे। अतिरिक्त इन्हें कुछ राज्य के अनुदान और विदेशी सहायता भी मिलती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश पाना काफ़ी कठिन था। अध्ययन के लिए देश विदेश से छात्र आते थे। छात्रों उनकी विशेषज्ञता के से संबंधित सवाल पूछते थे, जिससे उनके ज्ञान एवं आचरण की परीक्षा हो जाती थी। विश्वविद्यालय एवं छात्रावास दोनों दिनचर्या नियमित व्यवस्थित ढंग से होती थी। ह्वेनसांग जब शिक्षा ग्रहण करने आए तो उस समय यहाँ के अध्यक्ष आचार्य शीलभद्र थे। जिस समय ह्वेनसांग जो थे शिक्षा ग्रहण करने आए थे उस समय जो वहाँ के आचार्य अध्यक्ष कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे, याद रखिएगा। विश्वविद्यालय में सुबह से शाम तक शैक्षणिक कार्य चलते रहता था। उस समय लगभग सभी विषयों की शिक्षा वहाँ दी जाती थी, जिनमें ब्राह्मण, बौद्धिक धर्म, धर्मनिरपेक्ष, दार्शनिक, व्यवहारिक, विज्ञान, कला संबंधित, लेकिन विशेष बल पंथों व अर्थवेद, विशेष रूप से सांख्य, संस्कृत, व्याकरण और महायान बौद्ध धर्म पर दिया जाता था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उपाधि डिग्री प्रदान किया जाता था। आज भी हम लोग क्या होता है, जब मैट्रिक करते हैं तो मैट्रिक की डिग्री मिलती है, इंटर करते हैं तो इंटर की डिग्री मिलती है, बीए करते हैं तो बीए की डिग्री मिलती है, और हम लोग कहते हैं कि हम मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं। उस समय भी था, एक डिग्री बना दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय एक समृद्ध लाइब्रेरी भी था, जिसकी इमारत बहुमंजिली थी। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासकों हर्षवर्धन पाल शासकों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन 11वीं-12वीं सदी में संरक्षण के अभाव में आर्थिक स्रोतों की कमी के कारण नालंदा विश्वविद्यालय शैक्षणिक स्थिति में गिरावट देखने को मिला धीरे धीरे 11वीं-12वीं। और ऐसा कहा जाता है कि बंगाल के विजय के क्रम में 1197 से 1203 के क्रम में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था एवं पूरी संस्था को जला दिया था। याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? बख्तियार खिलजी नष्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए हम लोग जो है अभ्यास को जानते हैं। यह जो चैप्टर हम पर है इसको जानते हैं। ठीक ना। कहता है आओ याद करें, सही उत्तर को चुनना है, सही निशान लगाना है। कहता है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हरिसेन ने। हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? पुष्यभूति का। पुष्यभूति वंश का राजा था। महरौली स्थित लौह स्तंभ के किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। और आपको बताए थे इसको ही, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का जारी किया था। याद रखिएगा, सोने का सिक्का किसने जारी किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे बढ़िए। उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था? सवाल पूछकर, जांच परीक्षा के द्वारा मिलता था। 5वां है एहोल अभिलेख किस राजा की परिस्थिति में है? पुलकेशिन द्वितीय के परिस्थिति में। ठीक ना, प्रशस्ति है पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख। ठीक ना, पुलकेशिन द्वितीय। तो ये था आज का चैप्टर आपका। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप लोग जो है पुनः बता रहे हैं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि ये जो है SCRT का बुक है और SCRT और NCRT मिला करके आपका कोई भी कंपटीशन में पूछा जाता है।
इसीलिए हम तो यही कहेंगे, इधर उधर भटकने से है कि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक को ही पढ़ें और उसका नोटबुक तैयार करें और इसका तैयारी करें। कोई भी कंपटीशन में सवाल यहाँ से आता है, ठीक है। तो अगर आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, तो मेरे चैनल पर ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में हम यही कहेंगे, सबों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का जीवन में इसी तरह से रंग भरी रहे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। इसी तरह से फिर जो है हम अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे हम। तो तब तक के लिए देख सकते हैं नए साम्राज्य नया। तब तक के लिए जय हिंद। सबों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।